पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद है। इमरान के लिए आवाज उठाने वालों में इमरान के समर्थक हैं, इमरान का सम्मान करने वाले, इमरान को प्यार करने वाले ग्लोबल बिरादरी के लोग हैं। सभी को इमरान की सेहत की चिंता है। इमरान के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर जोरों शोरों से चल ही रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में उबाल देखने को मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर दुनिया के क्रिकेट समाज से आई है। दुनिया के 14 दिग्गज क्रिकेटरों ने पाकिस्तान की सरकार को चिट्ठी लिखकर इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई है। राजनीति से अलग रखते हुए इमरान की बिगड़ती सेहत को मुद्दा बनाया गया है। उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाने की अपील की गई। इमरान की रिहाई की ये ग्लोबल अपील आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अपील में मानवीय पक्ष पर बेशक जोर दिया गया है, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट कप्तानों की ये पहल पाकिस्तान की पोल खोलती है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार कैसे सत्ता संभाल रही है, पाकिस्तान में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की दखल ने किस कदर माहौल खराब कर रखा है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कामकाज छीन रखा है, प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है, न्याय व्यवस्था का हाल बुरा है। कहा तो यही जाता है कि मुनीर इमरान से बदला चुकता कर रहे हैं। अपने विरोध की सबसे बुलंद आवाज को मुनीर खामोश करने की तैयारी कर चुके हैं। बहाना बेशक शहबाज और इमरान की राजनीतिक राइवलरी का बनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है दुनिया जानती है। यह सब कुछ जबरिया सेना प्रमुख से फील्ड मार्शल बने मुनीर का ही माइंड गेम है, जो इमरान की शख्सियत को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान की रही सही इज्जत भी दुनिया में नीलाम कर रहा है। क्या मुनीर को पता नहीं इमरान खान कौन है? ये पता तो होगा। मुनीर को दुनिया कब से जानती है? जब से मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने तभी से ना। हम आपको याद दिला दें, 29 नवंबर 2022 को असीम मुनीर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बनाए गए। अब आप बताइए, क्या इसके पहले मुनीर को आप में से कोई जानता था? आप याद करके देखिए, आप शो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्लेषण समझ रहे हैं, कितने लोग जानते होंगे उनको? उससे पहले वो आईएसआई चीफ भी रहे। 1986 में ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो सैन्य अधिकारी बनने के लिए इंडिया घिस रहे थे, तब इमरान का जादू पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों पर सिर चढ़कर बोलता था। इमरान खान को पहली बार 1982 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। हमारे कहने का मतलब, इमरान खान का कद मुनीर से कई गुना बड़ा है। इमरान खान क्रिकेट की दुनिया की बड़ी हस्ती हैं। इमरान खान की बदौलत ही पाकिस्तान ने 1992 में विश्व कप जीतने का गौरव भी हासिल किया था, पहली और आखिरी बार। 2018 में तो इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे। कहा तो यही जाता है, मुनीर को आईएसआई चीफ के पद से इमरान खान ने ही हटाया था। इसी बात के खुंदक मुनीर आज तक निकाल रहे हैं। लेकिन इसे कैसे भुलाया जा सकता है? इमरान ने पाकिस्तान को क्रिकेट जगत के सबसे बड़े गौरव का हकदार बनाया। वो एक दौर था, दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर इमरान राज करते थे। पिछले रविवार जब पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह पीटा, तो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इमरान खान को याद करते थे। एक्सपर्ट कहते दिखे कि इमरान खान के दौर में जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच का रोमांच होता था, अब पूरी तरह खत्म हो गया है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मुनीर और शहबाज जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में इमरान अपनी लोकप्रियता के दम पर ही तो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, और आज की तारीख में व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो मुनीर इमरान के आगे कहीं नहीं टिकते। साल 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद अगस्त 2023 से इमरान जेल में है, जिसकी बड़ी वजह मुनीर की सियासी दखल को माना जा रहा है, जो पाकिस्तान के हर मामले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार का असर मैदान से ज्यादा पाकिस्तान के
अंदरूनी माहौल पर देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान में सियासी और सैन्य हलकों में हलचल तेज हो गई है। वहां के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हार से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शिकायत की है। उनका मानना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम की सही तैयारी ही नहीं कर पाया और प्रबंधन में गंभीर कमी रही, और इसके लिए वो पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से खासा नाराज भी बताए जा रहे हैं। आप मानकर चलिए, अब मोहसिन नकवी की खैर नहीं। आने वाले दिनों में आपको मोहसिन नकवी से जुड़ी कोई बुरी खबर मिल सकती है। इमरान खान के पॉलिटिकल करियर को लेकर बेशक सवाल रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान के फैसलों को बेशक आज मुनीर मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इमरान खान क्रिकेट जगत के शहंशाह रहे हैं, और यही वजह है आज उनकी रिहाई, उनकी सेहत का मुद्दा खेल बिरादरी के बड़े लोगों ने उठाया है। जेल में बीमार इमरान खान के प्रति पाकिस्तान सरकार से निष्पक्ष व्यवहार करने की अपील की है। यकीन मानिए, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं, उन्हें सुनकर मुनीर और शहबाज की परेशानी पर बल जरूर आया होगा। इस लेटर में क्रिकेट जगत के 14 पूर्व कप्तानों के नाम हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव, माइकल अथाटर, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रैडली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, वॉलिंडा क्लार्क, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ, जॉन राइट। सोच रहे आप, समझ रहे आप? क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज, जिन्होंने क्रिकेट को दुनिया में एक तरीके से हम कहें तो स्थापित किया, आगे बढ़ाया, ये वो दिग्गज है, ये वो नामों की लिस्ट है। सारे के सारे दिग्गज, हर किसी की लाखों करोड़ों में फॉलोइंग। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की सरकार पर इस चिट्ठी का कितना दबाव बनेगा। बेशक वो कुछ ना करे, लेकिन दुनिया में जोरदार बेइज्जती तो होनी तय है। इस लेटर में क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने लिखा क्या है, संक्षेप में हम आपको वो भी बता देते हैं। क्रिकेट जगत की इन बड़ी हस्तियों ने पाकिस्तान की सरकार को लिखा, खेल में इमरान खान के योगदान की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। कप्तान के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को 1992 के वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऐसे में उन्हें तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मदद दी जाए, करीबी सदस्यों को रेगुलर मिलने दिया जाए, बिना किसी बेवजह की देरी या रुकावट के लीगल प्रोसेस तक फेयर और ट्रांसपेरेंट एक्सेस दिया जाए। हैरान करने वाली बात अब जानिए, वो ये है कि जब पूरी दुनिया के क्रिकेटर इमरान की सेहत के लिए फिक्रमंद हैं, तो वहीं किसी भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने अपने कप्तान के लिए सहानुभूति नहीं जताई। इस लिस्ट में किसी भी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियादाद जैसे क्रिकेटर इमरान को लेकर खामोश, शायद वो डरे हुए हैं। इसकी वजह मुनीर का खौफ हो सकता है। अब हम आपको पाकिस्तान के अंदर का हाल दिखाते हैं, कैसे वहां इमरान समर्थकों ने शहर शहर चक्का जाम कर रखा है। इमरान के समर्थकों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, जिसके जवाब में मुनीर फौज ने टैंकर और ट्रकों को तैनात कर दिया है। इमरान समर्थकों के बीच यही हल्ला है कि जेल में शहबाज मुनीर के गुर्गों ने इमरान को अंधा करने का प्रयास तेज कर दिया है। इमरान समर्थकों ने शहबाज मुनीर को धमकाया है, अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे पाकिस्तान को आग लगा देंगे। इमरान की बहनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इमरान की बहनों का आरोप है जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। चाहिए आपको जेल में, मैं कहता हूँ गवर्नर राज क्या मार्शल लॉ लगा दो, हम तैयार हैं तुम्हारे लिए। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए जब तक हमारा खान नहीं रहा होता। चाहे ये 24 घंटे हम 48 घंटे 72 घंटे भी बिल्कुल बगैर सोए खाए पिए इंशाल्लाह बैठेंगे, लेकिन खान को रिहा करवाएंगे। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां इमरान के समर्थकों का कब्जा ना हो। कराची समेत पूरा पंजाब जल रहा है। मुनीर शहबाज की हालत पतली बताई जा रही है, उनके हाथ पैर फूल रहे हैं।
देखना होगा अब इमरान के मुद्दे पर शहबाज मुनीर की जोड़ी क्या फैसला करती है। तो इमरान खान, जब भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो कई बड़े नामों का जिक्र होता है। उसके जरिए पाकिस्तान का हम देखते हैं कि एक इमेजिनेशन जो है, एक इमेजिनिंग जो तस्वीर है वो सामने आती है प्रियंका। और उसी लिस्ट में इमरान खान नजर आते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नई पहचान दिलाई क्रिकेट की दुनिया से खास करके। और कहा तो ये भी जाता है कि सियासी तौर पर जो उन्होंने पारी शुरू की थी वो बहुत ट्रांसपेरेंट होने जा रही थी और इसीलिए उनको इतना बड़ा जनादेश भी मिला था। लेकिन स्थितियां कैसे बदल गईं और उनकी जो पुरानी पहचान, सबसे बड़ी पहचान क्रिकेट के तौर पर रही है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम के कप्तान के तौर पर रही है, उसको भी धूमिल किया जा रहा है केवल इस बात को लेकर के क्योंकि एक शख्स खास करके आसिम मुनीर के साथ राइवलरी की स्थिति बन गई है और वो किसी भी सूरत में इसीलिए तथाकथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए मनोज, यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि पाकिस्तान में जो बैठे हैं नेता बड़े बड़े, उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान ने ही पहली बार विश्व विजेता पाकिस्तान को बनाया था। और दूसरी बात अगर हम कर ले कि जिस तरह से 14 दिग्गज कप्तानों ने लेटर लिखा है, तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इसका कितना सम्मान करता है, क्या उसे सीरियसली लेता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ वो फैसले लेता है। क्योंकि अब जो पाकिस्तान इसे लेकर फैसला लेने वाला है उससे पाकिस्तान का न्याय तंत्र कैसा है ये दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने वाला है, मुझे लगता है। बिल्कुल, अगले स्टोरी का रुख कर लेते हैं अब यहां से हम जी। और अब हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो आने वाले समय में आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई और यहां तक कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है। नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। लेकिन सवाल है क्या भारत इस दौड़ में पीछे है या फिर भारत दुनिया को दिशा देने की तैयारी कर चुका है। और इस बीच मुंबई में एक और बड़ी तस्वीर दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, ये भविष्य की रणनीति की नींव थी। मुंबई के लोक भवन में दोनों नेताओं के बीच व्यापक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रो को मुंबई बहुत पसंद आई, उन्होंने यहां मॉर्निंग वॉक का भी आनंद लिया। लेकिन इस मुलाकात की असली ताकत तस्वीरों में नहीं बल्कि फैसलों में दिखी। करीब 3 लाख करोड़ रुपए के संभावित रक्षा डील, 114 राफेल फाइटर जेट्स, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग, ये सब दिखाता है कि भारत और फ्रांस सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार हैं। 1998 से चली आ रही ये साझेदारी अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए दौर में प्रवेश कर रही है। दोनों नेताओं ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत की और साफ संदेश दिया, भविष्य टेक्नोलॉजी का है और भारत उस भविष्य का हिस्सा ही नहीं नेतृत्व करने को तैयार है। अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां भारत मंडपम में शुरू हुआ एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं है, ये भारत की टेक ताकत का प्रदर्शन है। दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई सिर्फ बड़ी कंपनीज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसका फायदा आम आदमी को भी मिलना चाहिए। सोचिए, अगर एआई किसान को सही मौसम की जानकारी दे, दुकानदार को स्टॉक मैनेजमेंट सिखाए या मरीज को उसकी भाषा में हेल्थ सलाह दे, तो क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। और यही इस समिट का संदेश है, एआई फॉर ऑल। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ऐसी तकनीकों को पेश किया गया है जो इलाज को तेज, सटीक और आसान बनाएंगे। एआई अब हेल्थ केयर की तस्वीर बदलने जा रहा है। विप्रो ने यहाँ एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पेश की है जिसके जरिए मेडिकल रिपोर्ट्स को समझना और उनका विश्लेषण करना बेहद आसान हो जाएगा। इसकी एक झलक आपको देखनी चाहिए। इस वक्त एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के भारत मंडपम में है। जी मीडिया यहाँ पर पहुंचा है और आपको दिखा रहा है कि किस तरह से आप देखिए एआई दुनिया की तस्वीर कैसे बदलेगा, उसकी एक बानगी देखने को मिल रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ केयर को एआई कैसे अपग्रेड करेगा वो दिखाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि विप्रो की ओर से ये पूरा का पूरा एआई सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो रिपोर्ट्स होते हैं, खासकर हम देखते हैं उसकी जो वाइटल्स है, उसकी जो डिटेल्स है वो एआई तुरंत आपको बताएगा। मेरे कैमरा पर्सन राजेश अब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर मॉडल रखा गया है जैसे कि कोई मरीज हो और एआई किस तरह से चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, उसकी जानकारी जो है डॉक्टर के पास पहुंचाएगा। वो अब हम आपको यहाँ पर स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रीन बना हुआ है और इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि किस तरह से एक एआई यहाँ पर काम करेगा, डिटेक्ट करेगा। एक रिपोर्ट यहाँ पर आपको अल्ट्रासाउंड की दिखाई दे रही होगी और कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, इसके साथ साथ इसकी पूरी समरी, इसकी फाइंडिंग्स, क्या एक्शन लेनी चाहिए, ये भी
एआई कैसे दुनिया बदल रहा है, इसकी एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तस्वीर में जरा इस तस्वीर को आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये कोई आम रोबोट है, बट ये है क्वाड्रपेड रोबोटिक, जिसकी इस वक्त आप चहलकदमी देख सकते हैं। और इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसमें किस तरह से सेंसर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। और कोई भी दुर्गम इलाका हो जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी हो जहां मनुष्य नहीं जा सकते या उन्हें जाने में कठिनाई होती है, तो ऐसे में ये बहुत ही इजीली वहां पर जाकर डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या एआई इंसानों की नौकरी लेगा? समिट में जो नजारा देखा उसने ये बहस और तेज कर दी है। फैक्ट्री और वेयर हाउस में अब रोबोट सामान उठा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक रोबोट गाना भी गा रहा है, लोगों से बात कर रहा है। एक सिक्योरिटी रोबोट ऐसा है जो जाल फेंककर चोर को पकड़ सकता है, अपराधी का पीछा कर सकता है और हमले भी झेल सकता है। फायर फाइटर रोबोट बेसमेंट जैसे खतरनाक जगहों में जाकर आग बुझा सकता है, क्योंकि इंसान के लिए वहां जाना जानलेवा साबित हो सकता है। सर्विस रोबोट होटल में लगेज उठा रहा है, रूम सर्विस दे रहा है, खुद चार्ज हो रहा है और यहाँ तक कि बाथरूम क्लीनिंग भी खुद कर सकता है। डिलीवरी रोबोट ऐप में एड्रेस डालिए और ये खुद आपके घर तक खाना या सामान पहुंचा देगा। अब सवाल ये है, क्या ये सुविधा है या फिर चुनौती? जवाब है दोनों। समिट में क्वालकॉम का K1 ह्यूमनॉइड रोबोट लोगों का ध्यान खींच रहा था। 22 डिग्री फ्रीडम के साथ इंसानों जैसे मूवमेंट, डांस, बातचीत, ये सब दिखाता है कि रोबोटिक्स अब साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत है। टाटा समूह ने अपने एआई डेटा सेंटर प्लान की घोषणा की है, जो हाई डेंसिटी एआई वर्कलोड्स को सपोर्ट करेगा। ये डेटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होंगे, यानी ग्रीन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एआई रोबोट फैक्ट्री में मशीनों की जांच कर रहा है, प्रेशर कम हो तो खुद रूट बदलकर कारण ढूंढ रहा है और ऑटोमेटेड मेंटेनेंस अलर्ट जारी कर रहा है। यानी अब सिस्टम रिएक्टिव नहीं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं। यही बदलाव भारत को टेक सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। और इस समिट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। एआई समिट में बहुत एनर्जी है और विशेषकर युवाओं में बहुत उत्साह है। विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट है ये, और विशेषकर जिस तरह से भारत के स्टार्टअप्स ने जो नई एनर्जी दिखाई है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश में एक बड़ा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, तो विश्व में पॉपुलेशन स्केल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक जो विश्वास है वो भारत पर है। हमें इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। हर नई टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और कई तरह के नुकसान होने की संभावना भी रहती है, तो उसमें इंडस्ट्री और सरकार और सारा सिस्टम मिलकर दोनों चीज़ों को बैलेंस करे, वैसी व्यवस्था। नई टेक्नोलॉजी है, इसका प्रॉपर उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें और इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं उससे बचें और देश में नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भाईजान के अवैध कब्जे वाले पैटर्न की। आपने देखा होगा, अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं। कहीं खाली पड़ी जमीन पर अचानक हरी चादर रखकर मजार बना दी जाती है, कभी बीच सड़क पर ईंट रखकर मजार का ढांचा तैयार कर दिया जाता है, तो कभी खाली पड़े घर में ही नमाज शुरू कर अवैध कब्जे की प्लानिंग शुरू हो जाती है। और ये खासकर हिंदुओं की बड़ी आबादी वाले इलाके में होता है, जिससे हिंदुओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। और हद तो तब होती है जब हिंदू मोहल्ले के लोग अवैध अतिक्रमण पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, पीटा भी जाता है यहाँ तक, और उनके घरों पर पत्थरबाजी तक की जाती है। ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं, जिसमें चादर गैंग के इसी पैटर्न से देश के कई राज्यों में डेमोग्राफी चेंज की साजिश के खुलासे भी हो चुके हैं, जिससे लोग घबराए हुए हैं और ऐसे हालात हो चले हैं कि अब लोग खुद ही ऐसे अवैध निर्माण को गिराने लगे हैं। हालांकि प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई भी कर रहा है, बुलडोजर भी गरज रहा है, लेकिन कट्टर गैंग की खौफनाक साजिशों से हिंदू आक्रोशित हैं। वो भाईजान की नई नई खुराफातों पर ठोस एक्शन की मांग करने लगे हैं जोरदार तरीके से। ऐसा ही एक मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया, जहां हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक अवैध मजार को तोड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, हर तरफ बवाल होने लगा। कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने हथौड़े से न सिर्फ अवैध मजार को तोड़ा, बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। देखिए आप भी कैसे कुछ लोग मजार को धड़ाधड़ हथौड़े से तोड़ रहे हैं। साथ ही जय सिया राम के नारे भी लगा रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाइयों, ये हिंदुओं का इलाका है और यहाँ रोड पर बीच में ही मजार बना दी गई है। हिंदुओं के इलाके में इस तरह की मजार का कोई काम नहीं है, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जहां भी अवैध निर्माण होगा ऐसा हम उसे तोड़ेंगे, ये कह रहे हैं। अब इस घटना ने गाजियाबाद से लेकर पूरे प्रदेश की सियासत और समाज में हलचल पैदा कर दी। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह हिंदू बहुल इलाका है और सड़क के बीच बना अवैध मजार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर सवाल उठाया जा रहा है, अगर निर्माण अवैध था भी तो क्या उसे हटाने का अधिकार किस समूह या संगठन को ही है या प्रशासन को? मजार पर हथौड़ा एक्शन का ये वीडियो वायरल होते ही प्रशासन भी सचेत हो गया, हड़कंप मच गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन इस पूरे विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए। आपने कई जगहों पर कब्जे का मजार मॉडल देखा होगा। बीच सड़क पर कब्जे का मजार मॉडल अभी हमने आपको दिखाया। अब हम आपको गाजियाबाद से ही भाईजान के एक बिल्कुल नए कब्जा मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, यहां हिंडन नदी के ऊपर बने पुल के नीचे खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया और यहां भी कब्जा करने के लिए मजार बना दी गई। आप समझ रहे हैं? इस वीडियो के चारों तरफ देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं पास में नदी बह रही है, नदी के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही के लिए पुल है, लेकिन पुल के ठीक नीचे नदी के एकदम डूब क्षेत्र में एक पक्का निर्माण नजर आता है, जहां चांद सितारे 786 नंबर हरे रंग से रंगी दीवार है। इसे देखकर अब तो आप समझ गए होंगे कि मजार है ये और माजरा क्या है, जिसे सरकारी जमीन को घेर कर बनाया गया। यहां आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि यह मजार पुरानी है। करीब 2.5-3 साल पहले मजार के ऊपर नया फ्लाईओवर बना, तब सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार ने फ्लाईओवर के नीचे बीम लगाने के लिए मजार का कुछ हिस्सा हटाया भी था, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद यहां दोबारा से मजार के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई ताकि वो एक कमरे की तरह लगने लगे और अवैध कब्जा भी वहां पर बना रहे। तो उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे या अतिक्रमण की कोशिश करने के नए नए पैटर्न हैरान करने वाले हैं। योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसके तहत चिन्हित सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और संबंधित लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के सहित कठोर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी अवैध निर्माण पाया जाए वहां बिना देरी के कार्रवाई। सीएम योगी ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कार्रवाई धर्म, जाति या राजनीतिक प्रभाव से परे होकर की जाएगी और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। ऐसे में अवैध कब्जे के लिए रोज नए नए तरीके अपना रहे भाईजान को वक्त रहते सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर अवैध निर्माण करेंगे तो उन्हें ढहाया जाएगा। साथ ही भारी जुर्माना, कुर्की और लंबी कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। तो 3 बड़े मुद्दे, इनका विश्लेषण आपके सामने रखा है हमने, आपको पसंद आई होगी। और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार जुड़िए रात 7:50 पर और देखिए देश का